सभी शिक्षक मित्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं का मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा सेल बायोलॉजी के इस क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने सेल और सेल ऑर्गेनेल्स की खोज का एक संक्षिप्त विवरण पढ़ा था। साथ ही साथ हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स में अंतर एवं प्लांट और एनिमल सेल्स में अंतर भी देखा था। अब इस सेशन में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, जो सेल का एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है। जैसे हमारे घर के चारों ओर एक बाउंड्री होता है, वैसे ही सेल के चारों ओर भी एक बाउंड्री होता है। इसे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन नाम से पुकारा गया था। नागिली और क्रेमर नाम के वैज्ञानिकों ने 1890s के दौरान सेल मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग किया था और कहा गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेल विदाउट मेम्ब्रेन इज नॉट पॉसिबल। एट लीस्ट ए बाउंड्री इज एसेंशियल टू एनक्लोज द प्रोटोप्लाज्म विद इन सेल। यानी कि प्रोटोप्लाज्म को बाहरी वातावरण से अलग करने के लिए कम से कम एक बाउंड्री तो होना ही चाहिए। तो यही मेम्ब्रेनस बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन कहलाया। लेकिन बाद में प्लोवे नाम के वैज्ञानिक ने इसे प्लाज्मा लेम्मा नाम दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द भी प्रचलित था, लेकिन डी रॉबर्टिज ने प्लाज्मा लेम्मा की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का इस्तेमाल बेहतर माना। अन्य वैज्ञानिक भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का व्यवहार करते हैं। हाँ, बॉटनी के सेल बायोलॉजी के टीचर्स अक्सर प्लाज्मा लेम्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, इसलिए इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन से एक कन्फ्यूजन जरूर होता है कि सेल का कौन सा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के अंदर कई तरह के इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, चाहे ईआर हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब तो सब मेम्ब्रेन से ही बने हुए हैं। तो सेल मेम्ब्रेन नाम का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं तो वह निश्चित रूप से बाहरी मेम्ब्रेन की ही बात होती है। किसी अन्य मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। अब प्लाज्मा शब्द का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण है। यह गाढ़े तरल पदार्थ के लिए लिया गया है, यानी कि यह मेम्ब्रेन बहुत ही टफ एंड हार्ड, कठोर नेचर का नहीं होगा। जब भी होगा तो यह सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड जैसा लगेगा। तो बहुत गाढ़े तरल पदार्थ को हम प्लाज्मा कहते हैं। कभी कभी यह प्रोटोप्लाज्म के बाहरी सतह से स्वयं भी बन जाया करता है। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा का बना हुआ मेम्ब्रेन या प्लाज्मा जैसा मेम्ब्रेन, ये बड़ा ही सटीक शब्द है। अब 1903 के दौरान ओवर्टन नाम के केमिस्ट्री के एक वैज्ञानिक ने अपने बायोलॉजी वाले मित्रों से जाना कि मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसलिए उन्होंने
पहले मैमेलियन आरबीसी को जमा किया, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ब्लड प्लाज्मा अलग और आरबीसी को सेडिमेंट के रूप में प्राप्त किया। प्लाज्मा फेंकने के बाद उन्होंने उसे डिस्टिल वाटर में डालकर ओवरनाइट छोड़ दिया, जिससे एंडोस्मोसिस के कारण आरबीसी फैलते फैलते फट गया। अब इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उन्होंने आरबीसी को सेडिमेंट के रूप में जैसे पहले जमा किया था वैसे ही, लेकिन अब ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा रोटेशन देकर 7-8 हज़ार रोटेशन पर मिनट देकर उन्होंने मेम्ब्रेन को सेडिमेंट के रूप में प्राप्त किया और हीमोग्लोबिन मिला हुआ प्रोटोप्लाज्म को फेंक दिया। 1-2 बार पानी से वॉश भी किया गया। अब जब इसका केमिकल स्टडी हुआ तो पता चला कि मुख्य रूप से इस मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड है और प्रोटीन है। स्टेरॉइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स भी बहुत थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य सेल्स में भी प्रोटीन और लिपिड मुख्य कंपोनेंट थे। प्रोटीन की मात्रा में वेरिएशन के कारण लिपिड की मात्रा में भी वेरिएशन दिखता है, लेकिन अगर हम पर यूनिट एरिया में लिपिड की कुल मात्रा निकालें तो लगभग यह कांस्टेंट होता है। ठीक उसी तरह जैसे कि दीवार का क्षेत्रफल निकालकर हम ईंटों की संख्या का आकलन कर सकते हैं। अब जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें ग्लिसरॉल के पहले हाइड्रोक्सिल पर सैचुरेटेड फैटी एसिड जुटा रहता है, दूसरे पर 96% केसेज में अनसैचुरेटेड फैटी जुटा रहता है और तीसरे पर फॉस्फेट होता है। इसका परिणाम यह होता है कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट वाला पार्ट जो पोलर या आयोनाइजेबल है वह पानी के साथ रहना चाहता है। इस प्रवृत्ति को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, पानी से स्नेह रखना। और जो हाइड्रोकार्बन के लंबे लंबे चेन हैं, मोटे तौर पर 16 कार्बन के 2 चेन्स हैं, ये नॉन पोलर होते हैं और सभी अल्काइल ग्रुप का यह टेंडेंसी है कि वह पानी से दूर रहे। जैसे जैसे चेन बड़ा होता है यह टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। तो पानी से दूर रहने की इस प्रवृत्ति को हाइड्रोफोबिक नेचर कहा जाता है। तो इस प्रकार एक ही मॉलिक्यूल का एक हिस्सा ग्लिसरॉल फॉस्फेट हेड पानी के संपर्क में पानी के नज़दीक रहना चाहेगा और दूसरा हिस्सा पानी से दूर रहना चाहेगा। अब सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, यानी दोनों ओर पानी है। तो ऐसी स्थिति में लिपिड मॉलिक्यूल्स 2 लेयर में सज जाते हैं, जिससे बाहर और अंदर की ओर इनके हेड्स हों और बीच में पानी से दूर इनके हाइड्रोकार्बन टेल्स हों। इस लेयर में कहीं कहीं कुछ मॉलिक्यूल स्टेरॉइड्स के मिल सकते हैं। एनिमल सेल्स में स्टेरॉइड का पाया जाना आम बात है, लेकिन प्लांट्स में स्टेरॉइड्स बड़ा रेयर हैं, दुर्लभ हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। अब ओवरटन ने लिपिड बायलेयर की जो बात बताई वह एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है, अकाट्य सत्य है, लेकिन उन्होंने प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में डैनियली और डेवसन ने नेचुरल मेम्ब्रेन का इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चेक किया।
फिर उन्होंने लिपिड बाइलेयर आर्टिफिशियली बनाया, दोनों में काफ़ी अंतर मिला। उन्होंने शुरू में फॉस्फेट से जुटने के लिए बेसिक आयंस सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि मिलाकर देखा, लेकिन ये 3 कैरेक्टर्स यानी इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नेचुरल मेम्ब्रेन की तरह नहीं मिला। जब उन्होंने थोड़ा प्रोटीन मिलाया, एल्बुमिन प्रोटीन मिलाया, तो देखा कि दोनों की प्रकृति, नेचुरल और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की प्रकृति एक जैसी होने लगी। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि लिपिड बाइलेयर के दोनों ओर हेड के ऊपर इलेक्ट्रोवैलेंसी के कारण प्रोटीन कंटिन्यूअस सीट बना लेता है। यहाँ से वहाँ तक एवरीवेयर प्रोटीन का दोनों तरफ से खोल बना रहता है। लेकिन जल्दी ही 1930 के बाद कुछ अन्य फाइंडिंग्स आए जिससे कि इस धारणा को बदलना पड़ा। इस टेबल में आपको दिखलाया गया है कि ह्यूमन के 2 प्रकार के सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीथ में और आरबीसी में प्रोटीन की मात्रा का काफ़ी अंतर है, यानी आरबीसी में प्रोटीन बहुत अधिक है। रैट के मसल्स में, लीवर के सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन बहुत अधिक है, और बोविस के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीथ में सिर्फ 23% प्रोटीन है। इसी से साथ लिपिड का भी रिलेटिव अमाउंट आप देख सकते हैं, प्रोटीन कम तो लिपिड ज़्यादा, लिपिड कम तो प्रोटीन ज़्यादा। लेकिन यह रिलेटिव परसेंटेज है, ये एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है। और इस टेबल में सेल के आकार को कंसीडर नहीं किया गया है, इसलिए जो मेरा कहना था कि पर यूनिट एरिया में लिपिड की मात्रा कांस्टेंट होती है, वह इस टेबल से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब अलग अलग सेल्स में प्रोटीन की न सिर्फ मात्रा वैरी करती है, बल्कि प्रोटीन का प्रकार भी बदलता है। यह फाइब्रस हो सकता है, ग्लोबुलर हो सकता है, अल्फा हेलिकल हो सकता है। यह दोनों ओर एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है। आमतौर से बाहरी सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन अलग तरह के होते हैं और भीतरी सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन अलग तरह के होते हैं। अब जहां अमीबा जैसा सॉफ्ट सरफेस वाला सेल है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होगी। वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटते जुटते रहता है, उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन नर्व या मसल का सेल है, स्वान सेल है, माइलिन शीथ बनाने वाला, तो वह थोड़ा रफ एंड टफ है, तो इसलिए उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। यह बात आपको पिछले टेबल से स्पष्ट हो जाएगा। अब कुछ प्रोटीन इसमें सेल के संरचना को मेंटेन करने में काम आते होंगे, उसकी रिजिडिटी या इलास्टिसिटी से संबंधित होंगे। लेकिन अधिकांश प्रोटीन का कोई न कोई विशेष बायोलॉजिकल फंक्शन है, इसलिए अलग अलग सेल में प्रोटीन का टाइप और प्रोटीन की मात्रा सब में अंतर पाया जाता है। अब कई सारे प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसमें ओलिगोसैकेराइड के चेन जुटे रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मिलना भी सामान्य बात है। अब डैनियली ने शुरू में कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कंटिन्यूअस शीट पाया जाएगा प्रोटीन का, लेकिन जैसे ही पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ों को वह आर पार जाने देता है और कुछ चीज़ों को पार नहीं करने देता है, तो इस सेलेक्टिव परमेबिलिटी को समझाने के लिए उन्होंने
7 से 10 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के हजारों लाखों पोर्स की कल्पना किया जो मेम्ब्रेन के आर पार जगह जगह पाए जाएंगे। उन पोर्स का भी लाइनिंग भीतरी स्तरण प्रोटीन से होता है, यानी कुछ प्रोटीन बाहर से अंदर तक फैले रहते हैं। तो ये सारी बातें जो हमारे सामने आई, इस डायग्राम से देखिए एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ये लिपिड बाइलेयर है, यहाँ से यहाँ तक ये लिपिड बाइलेयर है। इसका ये पोलर हेड है दोनों ओर, और इस पोलर हेड से प्रोटीन जुटा हुआ है दोनों ओर से। ये बीच का हाइड्रोफोबिक रीजन है, लिपिड के टेल यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोफोबिक रीजन बनाते हैं, इसमें पानी नहीं रह सकता है। अब आर पार जो पोर है, छिद्र है, यहाँ देखिए यहाँ से छिद्र बना हुआ है। तो ये जो आर पार पोर बने हुए हैं, इस पोर का डायमीटर है 7 से 10 एंगस्ट्रॉम। और कुछ प्रोटीन को यहाँ जो स्पाइरल जैसी रचना दिखाई जा रही है, ये प्रोटीन है, ये अल्फा हेलिकल प्रोटीन है जो आर पार जा रहे हैं। जब भी आप इस तरह से तिरछी लकीर देखें तो समझें कि यह फाइब्रस प्रोटीन की बात है, जो यहाँ पर बीटा फोल्डेड प्रोटीन लिखा गया। जब आप हेलिक्स बना देखें तो अल्फा हेलिकल प्रोटीन है, और जब इसे गोल गोल या अंडाकार रचना बना हुआ देखें तो समझ लें कि यह ग्लोबुलर प्रोटीन की बात की जा रही है। यह ग्लोबुलर प्रोटीन को डिनोट करने के लिए गोल या अंडाकार रचनाएं बनाई जाती हैं। तो यह डैनियली और विल्सन का 1936 में प्रपोज किया हुआ मॉडल था, लेकिन यह सब थ्योरी पर आधारित है। किसी ने अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा था? तो इसकी मोटाई बहुत कम होती है, चौड़ाई इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बताया जाता है कि 75 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन बहुत सारे मेम्ब्रेन की मोटाई मुश्किल से 60 एंगस्ट्रॉम होती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, 75 से ज़्यादा 100 सवा 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। तो इतने पतले मेम्ब्रेन को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज तो नहीं कहिए, आविष्कार ये 1931 में हुआ, और इसका मैन्युफैक्चर शुरू होता तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया, इसलिए रिसर्च एक्टिविटी एक तरह से रुक गई। 1944 से फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किए गए अध्ययन का पता चलने लगा। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का फाइन स्ट्रक्चर, लाइसोसोम इत्यादि की खोज 1944 से 55 के बीच सब हुई। तो ये सारी बातें अभी तक थ्योरी के आधार पर है कि यह मेम्ब्रेन पानी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन, अमोनिया, पोटासियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन के लिए परमेबल है, लेकिन सोडियम फॉस्फेट और ऑर्गेनिक पदार्थ जिनमें 3 या अधिक कार्बन एटम्स हों उनके लिए भी इम्परमेबल है। जब इन पदार्थों के आकार का अनुमान लगाया गया तो मालूम हुआ कि ये 3 एंगस्ट्रॉम आकार के हैं या उससे छोटे हैं। तो उनका पहला जो अनुमान था 7 से 10 या भी ज़्यादा ही था। 5 एंगस्ट्रॉम भी अगर डायमीटर रहे तो ये आर पार जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पोर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ता है। यह भी थ्योरी की ही बात हुई। अब रॉबर्टसन नाम के वैज्ञानिक ने सेल मेम्ब्रेन्स को जब अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि हर एक मेम्ब्रेन में 2 गाढ़े धारी के बीच में एक हल्का लाइट के लिए ज़्यादा परमेबल हिस्सा मिलता है।
तो उन्होंने कहा कि यह तो रॉबर्टसन वाले, यह तो डैनियली और डेवसन वाले मॉडल को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों ओर का गाढ़ा हिस्सा ग्लिसरॉल फॉस्फेट से जुटे प्रोटीन का गाढ़ा हिस्सा है और बीच में जहाँ टेल होता है लिपिड का, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए लाइट पार कर रहा है। तो दो डार्क जोन के बीच में एक लाइट जोन है। सैंडविच का मतलब होता है दो के बीच दबा रहना। तो कुछ शिक्षक इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। यह अलग से कोई मॉडल नहीं है, यह वास्तव में डैनियली और डेवसन के मॉडल का ही डायरेक्ट एविडेंस है। अब इस तरह का 70-75 एंगस्ट्रॉम मोटा, दो डार्क और एक लाइट बैंड वाला स्ट्रक्चर सेल के अंदर के भी मेम्ब्रेन में मिला, चाहे वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हो या माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो या कोई और मेम्ब्रेन हो, सब की रचना मोटे मोटी एक ही जैसी है। इसलिए रॉबर्टसन ने प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन, ये 3 स्तर से बने हुए मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। अब सारी कहानी आरबीसी से शुरू हुई थी। तो जब उन्होंने आरबीसी को देखा तो उन्होंने पाया कि बाहर के तरफ इसकी मोटाई ज़्यादा है, 25-25-25 होता, उसके बदले बाहर के तरफ 35-45 या 50 के लगभग है। कभी कभी यह मोटाई 120 एंगस्ट्रॉम तक बढ़ जाती है, यानी कि यह एक ग्रेटर मेम्ब्रेन है, यह थिकर मेम्ब्रेन है। तो आरबीसी मेम्ब्रेन के लिए उन्होंने ग्रेटर मेम्ब्रेन नाम यूज किया था। सभी मेम्ब्रेन के इतनी मोटाई नहीं होती है। अब यह एक्स्ट्रा थिकनेस आया कैसे? तो आरबीसी की सतह पर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और इन ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स में ओलिगोसैकेराइड्स के चेन्स जुटे रहते हैं, जिससे कि ग्लाइकोकैलिक्स नाम का एक अतिरिक्त हिस्सा बनता है और इसलिए यह मोटाई बढ़ जाती है। अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, दो सेल के बीच का जंक्शन है। ऊपर सेल नंबर 1 और नीचे सेल नंबर 2 है। दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दो डार्क लाइट से बना हुआ, और दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस, वह वाइडर है, चौड़ा है। वो 200 एंगस्ट्रॉम के लगभग दूरी वाला है, लेकिन ऊपर नीचे सेल मेम्ब्रेन्स हैं दोनों सेल के अपने अपने। इनका निर्माण दो डार्क लाइन और बीच में एक लाइट रीजन के द्वारा हुआ है, यानी दोनों ओर प्रोटीन और बीच में लिपिड बाइलेयर। अब ये देखिए, मॉडल दिया गया रॉबर्टसन के द्वारा कि बाहर की ओर जो ये चेन देख रहे हैं आप, ये ओलिगोसैकेराइड है, जिसके कारण बाहरी हिस्सा की मोटाई इतनी सी बढ़ जाएगी और बाकी में वही प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन है। यहाँ पोर नहीं दिखलाया गया है, इस मॉडल में कहीं पर भी पोर नहीं दिखलाया गया है। अब 1956 तक यह लिपिड बाइलेयर वाला मॉडल, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन ट्राइलेयर वाला मॉडल सब के द्वारा सर्वसम्मति से मान लिया गया। लेकिन तभी बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड्स की खोज हुई जो दवाई का काम करते हैं, और जब इन्हें ओरली दिया जाता है, टैबलेट के रूप में खिलाया जाता है, तो 15 से 20 मिनट में यह इंटेस्टाइन से निकलकर ब्लड में चले आते हैं और आधे घंटे में विभिन्न टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात थी कि जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 3 कार्बन या उससे बड़ा कंपाउंड, कोई अमीनो एसिड, कोई ऑर्गेनिक एसिड या शुगर पार नहीं कर पा रहा है, उसे स्टेरॉइड कैसे पार कर रहा है? स्टेरॉइड्स में तो कम से कम 17 कार्बन एटम का न्यूक्लियस होता है। तो तुरंत ये मन में बात आई कि जो पहले के कंपाउंड का हम अध्ययन कर रहे थे,
ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड और शुगर की बात कर रहे थे, वे वाटर सॉल्युबल है, जबकि स्टेरॉइड लिपिड सॉल्युबल है। फिर अन्य कंपाउंड्स पर जब काम हुआ तो मालूम हुआ कि जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये भी आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार चले जाते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये किस रास्ते से जाते हैं? इनका कोई अलग से रास्ता है कि इनके लिए भी वही कॉमन पोर है? तो इस बात का जवाब सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने एक नया मॉडल दिया जिसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। इन दो वैज्ञानिकों ने बताया कि लिपिड बाइलेयर एक फ्लूइड मीडियम है जिसके ऊपर, बाहर और अंदर दोनों तरफ लगातार प्रोटीन का शीट नहीं है। पहले के मॉडल में जो लगातार प्रोटीन का शीट बताया गया था, सिर्फ पोर को छोड़कर अन्य सभी जगह, तो इन्होंने कहा कि लगातार प्रोटीन का शीट नहीं है, उसके बदले प्रोटीन जहां तहां इधर उधर बिखरे हुए हैं। इसका परिणाम यह है कि अंदर और बाहर का अधिकांश हिस्सा लिपिड बाइलेयर के सीधे संपर्क में है, एकदम खुला हुआ है। तो इस खुले हुए हिस्से से जैसे ही संपर्क में आता है कि फैट सॉल्युबल सब्सटेंस, स्टेरॉइड्स, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के घुल जाते हैं और घुलकर आर पार डिफ्यूज कर जाते हैं। यानी इनके लिए किसी पोर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस सेल में बहुत सारा प्रोटीन होगा उसकी परमेबिलिटी इन कंपाउंड के लिए कम हो जाएगी, और जिसमें कम प्रोटीन होगा उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब जो सतह पर या आर पार जुटे हुए प्रोटीन हैं, तो जुटे हुए प्रोटीन को ही कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। जो सतह पर जुटा हुआ है, सरफेस इंटीग्रल प्रोटीन है, वह मुख्य रूप से आयोनिक इंटरेक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोवैलेंसी के द्वारा जुटा हुआ है फॉस्फेट के साथ। और जो आर पार जाने वाला प्रोटीन है वह लिपिड के साथ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाता है। सारे प्रोटीन हाइड्रोफोबिक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस इंटीग्रल प्रोटीन है वह इलेक्ट्रोवैलेंसी से जुटे हैं, जबकि जो मेम्ब्रेन के आर पार बाहर से अंदर तक फैले हुए हैं ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन है, उनमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है, वे लिपिड के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करते हैं। कोई कोई प्रोटीन समय समय पर बदलते भी रहता है, यह अलग अलग क्रियाओं के लिए होता है। यह लूजली बाउंड होता है, सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड इत्यादि की मदद से किसी और प्रोटीन की सतह पर आकर जुड़ जाता है और फिर आराम से यह रिप्लेस भी हो जाता है। तो रचनात्मक प्रोटीन के अलावे अधिकांश प्रोटीन जो होते हैं उनका एक निश्चित बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। उस फंक्शन के हिसाब से उनकी रचना, उनकी बनावट, उनका आकार प्रकार, उनका मोलेकुलर वेट और उनकी संख्या वैरी करती है। अब ये एक सिंपल मॉडल दिया गया। आप पीला पीला रंग का जो बॉल देखते हैं खूबसूरत सा, वह लिपिड के हेड हैं, फॉस्फोलिपिड के हेड्स हैं। आप देखिए पूरा सतह खुला सा लग रहा है, बीच बीच में नीले रंग से प्रोटीन दिखलाया गया है, कहीं कहीं वह बाहर की ओर झांक रहा है। सतह पर बिखरा हुआ तो प्रोटीन इस मॉडल में एकदम नहीं दिखलाया गया है। हाँ, निचली सतह पर एक छोटा सा पेरिफेरल प्रोटीन दिखलाया गया है। कुछ प्रोटीन आर पार जा रहे हैं। अल्फा हेलिकल प्रोटीन, यहाँ पर एक चेन देख रहे हैं, यह आर पार जा रहा है। तो जो प्रोटीन आर पार जाए उसको बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और जो सिर्फ सतह पर रहे, आर पार नहीं जाए, बाहरी या भीतरी सतह पर रहे, उसे कहेंगे सरफेस इंटीग्रल प्रोटीन। अब हरे रंग से जो चेन दिखलाया गया वो लिपिड के साथ जुटा हुआ कार्बोहाइड्रेट का चेन है,
ग्लाइकोलिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, और जो हल्का पिंक कलर में दिखलाया गया वह ग्लाइकोप्रोटीन से जुटा हुआ कार्बोहाइड्रेट का चेन है। तो यही कार्बोहाइड्रेट का चेन बाहर के तरफ आरबीसी की सतह पर काफ़ी बड़ी तादाद में मिलता है, इसलिए मोटाई अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। और इसी चेन को जो बाहर की तरफ पानी के संपर्क में है, ध्यान रखिएगा ये हमेशा पानी के संपर्क में रहेगा, तो जो पानी के संपर्क में है उसी से बनता है ग्लाइकोकैलिक्स। फूल का सबसे बाहरी हिस्सा आप कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। तो कैलिक्स बाहरी है, अतिरिक्त है, वैसे ही यह कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ ग्लाइकोकैलिक्स है, बाहरी और अतिरिक्त है। अब जो पानी में घुलने वाले पदार्थ हैं उनके लिए विशेष प्रकार के छिद्र वाले प्रोटीन यानी पोरिन्स पाए जाते हैं। कुछ पोरिन्स ऐसे होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है, किसी को भी आने जाने देंगे, और कुछ पोरिन्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, चुनकर सेलेक्ट करके कुछ विशेष प्रकार के जैसे पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन को आर पार जाने दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी प्रोटीन है जिसका संबंध आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट से है, यानी वे आर पार टपाने के लिए ट्रांसलोकेज नामक एंजाइम का उपयोग करेंगे। उसकी क्रिया के लिए एटीपी खर्च होगा, इसलिए एटीपेज नाम का एंजाइम भी वहाँ पर रहेगा। तो इस तरह के प्रोटीन जिनका संबंध आर पार कराने से है, उनमें कुछ प्रोटीन एनर्जी खर्च करते हैं, इसलिए ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो हर एक सेल मेम्ब्रेन में बड़े मॉलिक्यूल को पार कराने के लिए बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पाए जाते हैं। अब डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस हो रहा है, तो देखिए ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल का सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, और इसका नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन से होकर के डिफ्यूजन हो रहा है। जहाँ तहाँ से नहीं हो सकता है, सिर्फ पोर होकर हो सकता है। जबकि तीसरे डायग्राम में यहाँ पर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का आर पार ट्रांसफ़र होगा, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इसमें पाए जा रहे हैं, और अंतिम वाले केस में एक्वापोरिन है, आयंस के लिए होता है। तो ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगा, एटीपी खर्च नहीं होगा। लेकिन वहीं देखिए ये विशेष प्रकार का पोरिन है जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का काम कर रहा है। बाहर से मॉलिक्यूल इसके अंदर जब आता है तो आर पार टपाने के लिए एनर्जी खर्च होता है। तो आपको यहाँ दिखलाया गया कि 2 एटीपी खर्च हुआ और वह एडीपी और फॉस्फेट में ब्रेक किया। तो यह इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। अगर एटीपी का सप्लाई रोक दिया जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और पदार्थों का आवागमन भी रुक जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल के लिए होता है। कभी कभी जब उल्टी धारा जाना होता है, लो से हाई की ओर जाना होता है, तब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, तो स्टमक के अंदर एसिडिक वातावरण है, वहाँ पहले से ही हाई प्रोटॉन है। और जबकि सेल का पीएच होता है 7.5 7.5, तो उसमें तो लो प्रोटॉन है, फिर भी सेल लगातार प्रोटॉन को छोड़ रहा है। तो उल्टी धारा में, उल्टी दिशा में अपहिल जब ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर कहलाएगा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पॉसिबल है। इसी तरह हमारे ब्लड में आयोडाइड की मात्रा बहुत कम होती है और थायराइड ग्लैंड के सेल आयोडाइड को जमा करते हैं, इसलिए वहाँ उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में लो से हाई की ओर आयोडाइड का ट्रांसफ़र होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा।
तो जब भी कभी लो से हाई की ओर ट्रांसफ़र हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पंप। तो प्रोटॉन पंप बोलेंगे, आयोडाइड पंप बोलेंगे, यह उल्टी दिशा में ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से समरी बना कि एक सिंपल डिफ्यूजन है और दूसरा प्रोटीन की मदद से फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है और जहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ एटीपी खर्च हो रहा है। अब लगभग सभी सेल में सोडियम पोटासियम को पंप करने के लिए बड़े ही शक्तिशाली पंप पाए जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम सोडियम और पोटासियम के लिए काफ़ी शक्तिशाली पाए जाते हैं। खास करके ये नर्व सेल और मसल सेल में ऑपरेट करते हैं। मसल सेल की अपेक्षा नर्व सेल का यह सिस्टम लगभग 2000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। जब सोडियम पोटासियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफ़र होता है तो 3 सोडियम की जगह 2 पोटासियम का अदला बदली होता है। मान लिया कि 3 सोडियम बाहर से अंदर आया तो बदले में अंदर से 2 पोटासियम बाहर जाएगा। 3 और 2 का यह संबंध अक्सर आपको मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया। फॉर ईच एटीपी द पंप ब्रेक्स डाउन 2 potassium ions are transported into the cell and 3 sodium ions out of the cell or the vice versa। अब अलग अलग सेल की सतह पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्मोन के लिए, एंटीजन के लिए और अन्य किसी सब्सटेंस के लिए होते हैं। ये टिश्यू टू टिश्यू डिफर करता है। यही कारण है कि अलग अलग सेल या टिश्यू अलग अलग हार्मोन से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए लीजिए तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुल मिला के 7 और 2 9 हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये सारे के सारे हार्मोन ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं। लेकिन TSH सिर्फ थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल पर और ACTH सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले सेल पर काम करता है। ऐसा क्यों? ACTH थायराइड पर और TSH एड्रिनल पर क्यों नहीं काम करता है? तो उसका जवाब है कि थायराइड ग्लैंड के सेल में TSH का रिसेप्टर है, इसलिए वह TSH के प्रभाव में काम करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल की सतह पर ACTH का रिसेप्टर है, इसलिए ACTH के प्रभाव से काम करता है। तो ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल हैं जिनके कारण वह हार्मोन उस सेल की सतह पर जुट सकता है, जुट करके एक सेकेंड मैसेंजर बनाएगा, अंदर सेल को खबर करेगा और उसी के हिसाब से सेल अपना मेटाबॉलिज्म, अपना फिजियोलॉजी बदल देगा। ऐसी ही बात एंटीजन रिसेप्टर के साथ भी होती है। अब आप जानते हैं कि बरसात में तालाब में, नदियों में मछलियों का प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इतनी सारी प्रजाति की मछलियां एक साथ तालाब में हैं, मेढक भी है, नदियों में है, तो कभी हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है? रेहू का कतला से, कतला का मृगल से, मृगल का बुआरी से, बुआरी का टेंगरा से क्यों नहीं प्रजनन होता है, क्यों नहीं फर्टिलाइजेशन होता है? तो जवाब है कि हर एक स्पेसीज में ओवम की सतह पर गाइनोगेमोन्स या फर्टिलाइजिन नाम के मॉलिक्यूल और स्पर्म की सतह पर एंड्रोगेमोन्स या एंटी फर्टिलाइजिन नाम के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये हर स्पेसीज का अपना अपना एकदम अलग अलग होते हैं, दूसरे के साथ ये रिएक्ट करते ही नहीं है। तो यही जो स्पेसीज स्पेसिफिक गाइनोगेमोन्स और एंड्रोगेमोन्स हैं या फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल हैं, इसके कारण रेहू का रेहू के साथ फर्टिलाइजेशन और कतला का कतला के साथ फर्टिलाइजेशन सामान्य रूप से होता है।
आप विशेष रूप से लेबोरेटरी में जबरदस्ती कोई हाइब्रिडाइजेशन करा दे तो उससे बनने वाला हाइब्रिड संतान फिर इनफर्टाइल हो जाता है, उसका आगे फिर प्रजनन नहीं हो पाता है। इसी तरह सेंसरी सेल की सतह पर कई तरह के रिसेप्टर होते हैं जो फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई यानी संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। आपके नाक में वोलाटाइल केमिकल्स के लिए, जीभ में पानी में घुलनशील केमिकल्स के लिए कीमोसेंसरी सेल्स हैं। स्किन की सतह पर प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर्स बने हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो रिसेप्टर होते हैं वे भी प्रोटीन के बने होते हैं और ये बदले में स्टिमुलस के आने पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विद्युतीय धारा का निर्माण करते हैं जिसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। बाद में यही धारा अंदर नर्व सेल तक प्रवाहित हो जाता है। नर्व सेल की सतह पर बाहर के तरफ ज़्यादा मात्रा में सोडियम और अंदर कम होता है। यह आमतौर से सोडियम के लिए इम्परमेएबल है, लेकिन पोटासियम के लिए परमेएबल है। तो जैसे हम इसे संवेदित करते हैं, स्टिमुलेटेड करते हैं, तो बाहर से सोडियम अचानक अंदर मूव करता है। सोडियम के प्रति परमेबिलिटी अचानक बढ़ जाती है, तो बाहर का सोडियम तेजी से अंदर आता है। लेकिन वहाँ जो पावरफुल पंप लगे हुए हैं वह नैनो सेकेंड्स में इस सोडियम को बाहर वापस फेंक देते हैं। इस तरह से पोलरिटी उल्टा और सीधा हो जाती है। डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता है और इसी के कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विद्युतीय धारा बनती है, जिससे कि संवेदना की खबर एक जगह से दूसरे जगह जाती है। अब कई बार सेल की सतह से बड़ी मात्रा में चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है जिसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे सेल के अंदर लाइसोसोम, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल, सिक्रेटरी वेसिकल इत्यादि बनते हैं। मुख्यतः यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न होते हैं और बहते बहते यह सेल की सतह के पास आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाते हैं। जुटकर अंदर भरे हुए पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और ठीक इसका उल्टा भी होता है। कई प्रोटोजोआ भक्षण करते हैं, स्यूडोपोडिया बनाकर फूड कप बनाते हैं और फूड कप टूटकर अंदर चला जाता है तो फूड वैक्यूल बनता है। हमारे WBC, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट नाम के सेल, कई अन्य फैगोसाइटिक सेल इस तरह से भक्षण करते हैं। तो इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अंतर्ग्रहण। अब पैरासाइटिक प्रोटोजोआ और समुद्री प्रोटोजोआ, उसमें पानी का लगातार लॉस होते रहता है। तो इस लॉस को पूरा करने के लिए यह फूड वैक्यूल के बदले वाटर वैक्यूल बनाकर निगल जाता है, यानी यह पानी का ड्रिंकिंग करता है। तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। आपके द्वारा नहीं, जब कोई अमीबा या प्रोटोजोआ पानी भरा हुआ वैक्यूल बनाता है, बाहर से पानी को अंदर पीने के लिए बनाता है, तो इस क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो आप डायग्राम के थ्रू देखिए कि अंदर बना ट्रांसपोर्ट वेसिकल वह उपलाते उपलाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर जाकर फट गया और पदार्थ बाहर निकल गए। तो यह हो गया एक्सोसाइटोसिस। ठीक इसका उल्टा स्यूडोपोडिया बनाकर फूड को घेर लिया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं स्यूडोपोडिया बनाकर फूड को घेर रहा है, यानी कि एक फूड कप बनाया, फूड वैक्यूल बनाया। तो यह हो गया एंडोसाइटोसिस। और खाली रहे तो पिनोसाइटोसिस। यहाँ तीन क्रियाओं को एक साथ दिखलाया गया है। भक्षण कर रहा है यह सेल की सतह से, यानी एंडोसाइटोसिस का एक प्रकार हुआ। तो फैगोसाइटोसिस। यहाँ पानी लिया जा रहा है तो पिनोसाइटोसिस। कई बार बाहरी पार्टिकल को किसी विशेष तरह के रिसेप्टर की मदद से ग्रहण किया जाता है।
तो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहा गया। क्लेथ्रिन नाम का प्रोटीन ऐसा प्रमुख प्रोटीन है जो कि इस तरह से वैक्यूल बनाता है, अंदर में उस पर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर के रूप में प्रोटीन दिखाई पड़ते हैं। हमारी इंटेस्टाइन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह मुड़कर महीन महीन भिलाई बनाता है, जिसे माइक्रो भिलाई कहते हैं। ब्रश के बॉर्डर की तरह यह दिखाई पड़ेगा। इससे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और भोजन के अवशोषण की संभावना कई गुना आगे बढ़ जाती है। जब एपिथेलियम का निर्माण होता है तो अगल बगल के सेल एक दूसरे से कई प्रकार से जुड़ते हैं। यह टाइट जंक्शन या जोना ऑक्लूडेंस बनाते हैं। यह एकदम इम्परमेबल होता है। गैप जंक्शन यह काफ़ी अच्छा होता है, एक सेल से दूसरे सेल में पदार्थ का आना जाना संभव होता है। उंगली नुमा उभार बनाकर यानी इंटरडिजिटेशंस के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं और कहीं कहीं पर फाइब्रस प्रोटीन की मदद से डेस्मोसोम बनते हैं, मैकुला एडहेरेंस बनते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा गैप जंक्शन माना गया, जो एक सेल से दूसरे सेल में पदार्थ के आवागमन को सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा पूरा करा सकता है। बाकी सब के द्वारा पदार्थों का आना जाना संभव नहीं होता है। अब देखिए, यह माइक्रोभिलाई का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ये जो आप मोड़ देखते हैं सतह पर बना हुआ, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुड़कर बना रहा है भिलाई, जो इंटेस्टाइन की सतह पर पाया जाता है। सामान्यतः हम उसको ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट्स हैं। टाइट जंक्शन है, एडहेरेंस जंक्शन है, डेस्मोसोम है, यहाँ पर ये गैप जंक्शन है। और यहाँ जब बाहर के सतह से ये जुड़ता है तो उसको बोलते हैं फोकल एडहेशन। तो ये कई प्रकार के जंक्शंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से बनाए जाते हैं। देखिए फोटोग्राफ में ये जोना ऑक्लूडेंस यानी टाइट जंक्शन है, जोना एडहेरेंस है और मैकुला एडहेरेंस यानी डेस्मोसोम बने हुए हैं। यहाँ पर आपको पतले पतले धागे जैसी रचनाओं का आभास निश्चित रूप से हो रहा है। लाइट माइक्रोस्कोप से ये एकदम नहीं दिखेगा। यह सब फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ है। अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेल सरफेस पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, खास करके प्रोटीन हार्मोन के लिए। तो जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं उसका दो हिस्सा है। एक है बाहरी सतह पर निकला हुआ, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाए रहता है, जिसकी मदद से वह हार्मोन या एंटीजन को पहचान सकता है। और दूसरा हिस्सा लिपिड बाइलेयर को पार कर प्रोटोप्लाज्म में निकला रहता है। तो जब सतह पर कोई हार्मोन आकर जुड़ता है तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और इसका असर अंदर वाले हिस्से पर पड़ता है। अब अंदर वाले हिस्से में कई प्रकार के काइनेज एंजाइम का फंक्शन है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम की क्रिया को यह कंट्रोल करते हैं। तो सबसे कॉमन है टायरोसिन काइनेज नाम का एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से चाहे वह पेप्टाइड हार्मोन जुटे या कैटेकॉल एमाइन जुटे, एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन को कैटेकॉल एमाइन बोलते हैं, तो यह एक्टिवेट कर देता है एंजाइम एडिनाइलाइल साइक्लेज को। और इस एंजाइम के एक्टिवेट होने से साइक्लिक एएमपी नाम का सेकेंड मैसेंजर बनता है। कुछ अन्य सेल्स में जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जी प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे ही रिसेप्टर पर आकर पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड जुटेगा कि इसके 3 फ्रैक्शन में अल्फा बीटा गामा 3 फ्रैक्शन में यह तीसरा गामा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। ये गामा पेप्टाइड एक्टिवेट करते हैं गुआनाइलाइल साइक्लेज को, जिससे साइक्लिक जीएमपी का निर्माण होता है। अब ये सेकेंड मैसेंजर अंदर जाकर सीधे
या किसी और कैरियर की मदद से दे एक्टिवेट ए कैस्केड ऑफ एंजाइम्स मॉडिफाइंग द सेल फिजियोलॉजी। तो सीधे या किसी और के साथ जुटकर ये अंदर जाते हैं और अंदर जाके क्रोमोसोम के लेवल पर जीन को एक्टिवेट करके उसके मेटाबॉलिज्म को परिवर्तित करते हैं। तो इस डायग्राम में दिखलाया गया कि साइक्लिक एएमपी बना और वह प्रोटीन काइनेज ए के साथ जुटकर फिर जाएगा अंदर न्यूक्लियस में और वहाँ जाकर के वह जीन को एक्टिवेट करेगा। और इस दूसरे डायग्राम में आपको दिखाया गया कि ये जी प्रोटीन है, इस जी प्रोटीन का ये गामा फ्रैक्शन जो छोटा सा फ्रैक्शन है ये एक्टिवेट करता है और साइक्लिक जीएमपी का निर्माण करता है और फिर साइक्लिक जीएमपी जाकर के क्रोमोसोम में जीन के लेवल पर एक्टिविटी को चेंज कर दिया करता है। नर्व के केस में हमने पहले कहा कि बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, पोटासियम कम। पहले मेम्ब्रेन सोडियम के प्रति इम्परमेबल है, जैसे एक्टिवेशन होता है कि इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और बाहर का सोडियम अंदर भागता है। तो बाहर पॉजिटिव की जगह निगेटिव और अंदर निगेटिव की जगह पर पॉजिटिव पोलराइजेशन हो गया। तो इस क्रिया को बोले डीपोलराइजेशन। और फिर जब वापस सोडियम चला जाएगा तो कहेंगे रीपोलराइजेशन। यह हर एक पॉइंट पर होता चला जाता है। यहाँ देखिए बाहर है पॉजिटिव चार्ज और अंदर है निगेटिव। अंदर में पोटेशियम ज़्यादा दिखलाया गया और बाहर में सोडियम। जैसे आप इसको एक्टिवेट किए कि सोडियम अंदर आया, तो सोडियम के अंदर आने का परिणाम क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर निगेटिव, तो डीपोलराइजेशन हुआ। लेकिन फिर यह सोडियम वापस चला गया। तो जैसे सोडियम वापस चला जाता है कि बाहर रीपोलराइजेशन हो गया, यानी कि अपना जो स्टेशनरी कंडीशन था वो वापस हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगा। ये इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज दिखलाया गया। जैसे बाहर से पॉजिटिव अंदर आएगा, निगेटिव घटेगा, ये पॉजिटिव की ओर पीक चला गया और फिर जब रीपोलराइजेशन होगा तो ये अपने स्टेशनरी स्टेज में आ जाएगा। स्टेशनरी स्टेज में आने के पहले थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट दिखलाया गया है। थोड़ा सा चार्ज घटा, फिर वह नॉर्मल -80 मिलीवोल्ट के आसपास आ जाएगा। इस पूरी घटना को एक साथ इस तरह से दिखलाया गया। वही डायग्राम है, वहाँ अलग अलग है, यहाँ एक साथ कंपोजिट है। तो इस प्रकार अब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रचना, उसकी विभिन्न क्रियाओं को काफ़ी हद तक समझ रहे हैं। तो इसके कारण आप डाइजेस्टेड फूड का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड के द्वारा विभिन्न टिश्यूज में कैसे पहुंचाया जाता है, एक्सक्रीशन की घटनाएं कैसे घटती है, इत्यादि इत्यादि जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़िएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। क्योंकि बिना सेल के फंक्शन को समझे टिश्यू का फंक्शन समझना मुश्किल है। तो अगले सेशन में, सेशन 3 में हम लोग एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।